Hello students, in today's video lecture we are going to study about liquid solution. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं what is solution. See, solution it is a homogeneous mixture of solute and solvent. तो solute और solvent का एक homogeneous mixture अगर बनता है, homogeneous को हम बोल सकते हैं monophasic system. मतलब solute और solvent completely अगर mix है इसके अंदर, तो आप देख के अगर बाहर से नहीं बता पाते हो कि सॉल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है, मतलब वो दोनों कंप्लीटली मिक्स है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इट इज ए होमोजेनियस mixture of solute and solvent। चलिए अब हम बात करते हैं कोई भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। होमोजेनियस हमने समझ लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होने वाले हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट क्या होता है, तो जनरल डेफिनेशन क्या है, जनरली अगर हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है, वो ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है दैट इज सॉल्वेंट। पर ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू नहीं। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन सॉल्वेंट की, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which have same physical state as of solution। इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट की होगी, मतलब इधर ए या बी। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो चीजों से मिलकर सॉल्यूशन बना है ए एंड बी। अब इस ए और बी के अंदर मान लो आपका फाइनल सॉल्यूशन जो दोनों से मिलकर बनता है, जो हमारा टॉपिक भी है लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब दोनों से मिलकर जो फाइनल सॉल्यूशन बना दैट इज लिक्विड इन नेचर। तो लिक्विड अगर स्टेट में है सॉल्यूशन, तो इस ए और बी दोनों के अंदर जो लिक्विड होगा दैट विल बी सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बी लिक्विड है और ए सॉलिड है, तो इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन हो जाएगा हमारे पास, बी, एंड ए विल बी सॉल्यूट। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए कि ए भी लिक्विड हो और बी भी लिक्विड हो और फाइनल सॉल्यूशन जो बना वो भी क्या हो, लिक्विड हो, तो ऐसे केस में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, अमाउंट को। फिर उस केस में हम बात कर लेंगे जिसका अमाउंट ज्यादा है दैट विल बी सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम है दैट विल बी सॉल्वेंट, राइट। तो हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम फिजिकल स्टेट एज ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्वेंट। देखो बात हम लिख सकते हैं, if solute या if all the components have same phase or same physical state, then the compound present in large amount is solvent and rest are solute। अब बात कर रहे हैं कि सोल्यूट क्या है, जो सॉल्वेंट के अलावा जो बच जाएंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सिर्फ एक होगा एंड सोल्यूट कैन बी मोर देन वन, राइट। अगर आपके पास हम बात करें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट, जनरली इसी के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, एक सॉल्यूट और एक अगर सॉल्वेंट होगा तो इन दोनों से जो मिलकर सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। वो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है। सिमिलरली दो सॉल्यूट हो सकते हैं पर सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। तो दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट का अगर सॉल्यूशन, उसे बोल देंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूट हमेशा एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर सॉल्वेंट जो है हमेशा एक ही रहने वाला है। ये जो चीज है
हमें याद रखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो चीज आती है, अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है, अब इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो हम किस तरह से एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल, आपने जो है 100 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम NaCl ऐड किया, तो एक तो हो सकता है आप किसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, ग्राम इन ग्राम के अंदर। हो सकता है आपने मान लो 1 मोल ऐड किया होता तो मोल इन वॉल्यूम के अंदर आपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है या किस अमाउंट में प्रेजेंट है, या सॉल्वेंट का अगर इतना है तो सॉल्यूट का उसके अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं अबाउट दी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बेटा देखिए, कोई भी जो सॉल्यूशन होगा उसमें अपन कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कि अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर ए एंड बी से सॉल्यूशन बना है, तो मैं बी से जनरली किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, सोल्यूट को, और ए से रिप्रेजेंट करता हूँ सॉल्वेंट। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि अगर मान लो कहीं पे लिखा है मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का अगर गिवन मास है तो मास को या वेट ऑफ सोल्यूट को W से लिखते हैं हम। अब सोल्यूट है तो उसको क्या लिख देंगे हम, WB। अगर मैं लिख रहा हूं मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट तो उसको लिख देंगे WA। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास को लिख रहे हैं M से और B सोल्यूट है तो MB लिख सकते हैं। सिमिलरली मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को MA लिख सकते हैं। इस तरह से हम टर्म को एक्सप्रेस करेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म आता है हमारे पास, दैट इज मोल। देखिए मोल जो है वो हमें सभी को पता है, मोल निकालने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास। एक तरीका तो ये है जो हम यूज करेंगे। एक हम मोल कंस्ट्रक्टर में यूज करते थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एक और तरीका हम यूज करते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, पर उसका इतना यूज यहाँ पे नहीं। ठीक है, और फिर भी हम गिवन मास अपॉन मोलर मास यूज कर सकते हैं मोल के लिए, और एक और यूज कर सकते हैं वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, ये हमारे पास मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करते हैं, दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी को हम बड़े वाले M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मोलालिटी जो टर्म पढ़ेंगे हम उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मोलारिटी का मतलब क्या हो जाता है, नंबर ऑफ, देखो मोलारिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter या 1000 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1000 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसके जो मोल होंगे वो मोलारिटी के बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब इतना सा, जैसे मोलारिटी की हम बात करें तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर मैं लीटर में ले रहा हूं, तो फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है उस केस में जितने मोल होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, मोलारिटी। तो यहीं से डेफिनेशन बनी है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वॉल्यूम इज 1 लीटर। राइट, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वॉल्यूम जो होता है बेटा वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम अगर बदलेगा तो मोलारिटी भी क्या हो जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए। इट मीन्स ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर
डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। एक और चीज, अगर इसकी यूनिट की हम बात करें मोलारिटी की, तो मोलारिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज मोल पर लीटर विल बी दी यूनिट। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं। सोल्यूट के मोल कितने होंगे, सोल्यूट का गिवन मास अपॉन सोल्यूट का मोलर मास, दैट इज WB/MB डिवाइड बाय वॉल्यूम। किस में लेंगे हम, अगर ml में ले रहे हैं हम वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई बाय ऊपर किससे कर देंगे, 1000 से। तो ये हमारे पास वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया जो हम जनरली यूज करने वाले हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है और यूनिट विल बी मोल पर लीटर। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं मोलारिटी से रिलेटेड। देखिए, एग्जांपल नंबर 1, 9.8 ग्राम H2SO4 is present in 250 ml of solution. Find molarity। अब इस सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मोलारिटी का फॉर्मूला गिवन मास सोल्यूट का अपॉन सोल्यूट का मोलर मास है। तो मोल हो गए सोल्यूट के डिवाइड बाय वॉल्यूम हम कर रहे थे, पर ये ml में है, इसलिए इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 का टर्म ऊपर आ जाएगा, राइट। तो देखिए गिवन मास कितना है सोल्यूट का, यहाँ पे 9.8, H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 होता है, वो अपन ऐड करके निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 1000 अपॉन 250। देखिए पॉइंट हटाया, ये कैंसिल आउट, ये हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 10/25 या फिर 2/5, 2/5 दैट इज 0.4 मोलर हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन की मोलारिटी हो जाएगी 0.4 मोलर या 0.4 मोल पर लीटर। चलिए, एक और एग्जांपल हम करते हैं। अगर आपको आयंस की मोलारिटी भी अगर साथ में पूछ ली है, तो फॉर एग्जांपल 34.2 ग्राम Al2SO4 होल साइज, जिसका मोलिकुलर वेट दे रखा है 342, is present in 100 ml solution. Find molarity of SO4 2 माइनस आयन। अब देखिए बेटा, इसमें आपसे इस सल्फेट आयन की मोलारिटी पूछ ली, तो हम पहले इस कंपाउंड की मोलारिटी निकाल लेते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम सल्फेट आयन की मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखो मोलारिटी के लिए गिवन मास 34.2 अपॉन मोलिकुलर मास 342,000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 100। देखिए पॉइंट हटाया, नीचे 10, कैंसिल आउट, तो मोलारिटी विल बी 1। ठीक है, अब आपके पास SO4 की मोलारिटी निकालनी है। देखिए Al2SO4 होल साइज की अगर मैं बात करूं, अगर ये डिसोशिएट होगा तो कितने आयन बनाएगा, 2 तो एल्यूमिनियम बनेंगे और 3 SO4 2 माइनस। तो कहने का मतलब है, अगर मैं मोल कंसेप्ट से बात करूं, तो अगर इस कंपाउंड का 1 मोल है तो एल्यूमिनियम के मोल विल बी 2 और SO4 के मोल कितना हो जाएंगे 3। तो इसकी मोलारिटी 1 मीन्स 1 मोल पर लीटर। तो SO4 के कितने हो जाएंगे 1 into 3, इसके हो जाएंगे 2 into 1 या 1 into 2, राइट। तो मोलारिटी ऑफ SO4 2 माइनस विल बी 3 मोलर। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करते हैं। देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कुछ भी बन सकता है। जैसे आपको मोलारिटी दे दी हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने को पूछ सकते हैं। मोलारिटी दे दी हो, सोल्यूट का मोलर मास नहीं पता, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में याद रखना।
नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करेंगे, दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1000 ग्राम या फिर दैट इज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये एक ही कंसंट्रेशन टर्म है जहां पे हम सॉल्वेंट का मास यूज कर रहे हैं, वो याद रखना बेटा। बाकी सब जगह पे हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए मोलालिटी क्या हो जाएगी, वही मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, हमने किससे डिवाइड किया इसको, मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा देखिए, अगर सॉल्वेंट का मास अगर मैं 1 kg रख दूं, ठीक है, तो जो मोल होंगे दैट विल बी इक्वल टू मोलालिटी। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन हमने बनाई। देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट WB/MB, राइट। अब क्या करना है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास किससे लिखेंगे, WA, और एक ग्राम में अगर लिख रहे हैं इसको तो डिवाइड बाय 1000 होगा, तो यहाँ पे 1000 का टर्म ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे WB मास ऑफ सॉल्यूट और WA मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम का टर्म कहीं भी नहीं आ रहा है। तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम का टर्म आता है वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। ठीक है, चलिए इसके भी कुछ हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये ऑन डिसॉल्विंग 120 ग्राम of urea in 250 ग्राम of water, ये on dissolving 120 ग्राम of urea in 250 ग्राम of water, find molality of solution। हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलालिटी क्या हो जाएगी, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, यूरिया का मोलिकुलर मास होता है 60,000 अपॉन सॉल्वेंट का मास हो गया 250, तो देखिए कितना हो जाएगा 125। तो 1000 अपॉन 125 ये हमारा आंसर हो गया। या 5 से 40 डिवाइड बाई 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8, राइट। तो हमारी मोलालिटी हो जाएगी सॉल्यूशन की 8 मोल पर केजी, मतलब 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 8 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका रिवर्स क्वेश्चन में बना सकते हैं, आपको मोलालिटी दे दी और मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास मोलारिटी और मोलालिटी के अंदर एक रिलेशन जो बार बार यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में एक रिलेशन जो है हम वो थोड़ा सा डिराइव करेंगे। देखिए रिलेशन हम डायरेक्टली याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सिंपली उसको डिराइव करने का तरीका क्या है, देखिए मोलालिटी मुझे पता है क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। या सॉल्वेंट का अगर वेट या सॉल्वेंट का मास अगर निकालना है तो सिंपली एक बात है हमारे पास, हमें क्या करना है, मोलारिटी से ये कैलकुलेट करना है। अब अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन अगर पता हो तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्यूट का माइनस कर दूंगा तो किसका मास आ जाएगा बेटा, सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट हो जाए।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि मोलारिटी सपोज मेरे पास कितनी दे रखी है, m मोलर, मतलब m मोल पर लीटर, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। इस मोलारिटी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मोलारिटी। तो इस m मोल पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, m मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन, राइट। अब हमें पता लग गया सोल्यूट के मोल तो है m और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000। अब देखिए अगर मान लो आपको डेंसिटी पता है, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर कर सकते हैं। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास क्या होना चाहिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लो सॉल्यूशन की डेंसिटी है d और वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है, यहाँ से हमने देखा कितना है 1000, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा डेंसिटी इंटू 1000 एंड मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का अगर मास निकाले तो कितना हो जाएगा, सोल्यूट के मोल इंटू मोलर मास। अब सोल्यूट के मोल देखिए कितने यहाँ पे बेटा m, सोल्यूट के मोल है इनटू सोल्यूट का मोलर मास दैट इज mb। देखो मान लो डेंसिटी दे रखी थी तो 1000 इंटू डेंसिटी क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी मास ऑफ सोल्यूट या मोल इंटू मोलर मास। तो देखो हमारा आंसर आ गया है कि सॉल्यूशन का मास पता है, सोल्यूट का मास पता है, तो सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी क्या बन जाएगी, मोल ऑफ सोल्यूट मतलब हो तो m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये 1000 का टर्म क्योंकि वॉल्यूम अपन ml में ले रहे थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन का मास डेंसिटी इंटू 1000, या इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो हमारा आंसर है देखो मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलर मास, सॉरी मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज मोलालिटी। तो ये जो टर्म है, ये रिलेशन जो है हम इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो रिलेशन हमारे पास क्या आया, देखिए मोलारिटी इज इक्वल, सॉरी मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 into molarity, similarly 1000 into density minus molarity into molar mass of solute। अब ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट नहीं कर देना बेटा, ठीक है, ये 1000 अलग है, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला m इज द मोलारिटी, b is the density of solution, density of solution, और mb is the मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इस तरह में रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे। अब इसमें किसी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी सॉल्वेंट की दे दी, फिर ये फॉर्मूला जो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये याद रखेंगे कि डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वाले केस में वैलिड नहीं। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल करते हैं। Find the molality of 3 molar aqueous solution of NaOH having density is equal to 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सिंपली मोलालिटी के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40। तुम्हारा आंसर आ गया 3000 डिवाइड बाय 1200 माइनस 120, ठीक है। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3000 अपॉन 120 माइनस करेंगे तो 1080, तो हो जाएगा कितना 100 अपॉन 3 36, ठीक है, 100 बाय 36 हो जाएगा। इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारे पास मोलारिटी हो जाएगी।
चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर मान लो किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी और मोलारिटी अगर मैं बराबर कर दूं, इसी रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मोलारिटी और मोलालिटी अगर मैं बराबर कर दूं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, इफ molality is equal to molarity equal to 2 for aqueous urea solution, find density of solution। अब इस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ऐसा भी क्वेश्चन आया तो मोलारिटी की जगह 2000 into 2 डिवाइड बाय 1000 into डेंसिटी माइनस 2 into यूरिया का मोलिकुलर मास होता है 60, राइट, यूरिया होता है NH2CO NH2, इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1000 into D माइनस 120 इज इक्वल टू 1000, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 120, तो 1120 अपॉन 1000, तो डेंसिटी विल बी 1.12 ग्राम पर ml। ये हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी हो जाएगी। इस तरह से हम मोलारिटी मोलारिटी के रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करने वाले हैं, दैट इज परसेंटेज W/W या मास परसेंट जिसको हम बोलते हैं, परसेंटेज W/W या मास परसेंट। देखिए सिंपली जब भी ऐसे कंसंट्रेशन टर्म वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो इनमें ज्यादा हम फॉर्मूले याद ना करके मोलारिटी मोलारिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी इन टर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका हम याद रखेंगे। देखिए ये परसेंटेज दिया, इट मींस आउट ऑफ 100 होगा, ऊपर स्मॉल w है मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है, और बड़ा वाला w मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहली तो चीज है, किसी भी सॉल्यूशन को अगर परसेंटेज W/W में, या बोला आपसे कि एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज W/W, तो जब भी ऐसे एक्सप्रेस करना होगा तो उसका मतलब है हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दो, तो ये इस कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला हो गया, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का इंटू 100, सॉल्वेंट का मास नहीं। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक तो तरीका है कि ये बताओ इसका मतलब क्या है। अभी देखो इसमें भी हमारे पास टेम्परेचर का टर्म, वॉल्यूम का टर्म नहीं है, तो ये भी क्या रह जाएगा बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये हम याद रख लेंगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया है 10% W/W aqueous NaOH solution is present, find its molality। ठीक है बेटा, अब आपको सॉल्यूशन दे दिया और बोल दिया इसकी मोलालिटी निकाली, तो अब इसका यूज किस तरह से करना है मोलालिटी के लिए वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जब भी ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दिया हो उसका मतलब लिखो, 10% W/W मतलब 10 ग्राम सोल्यूट किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि आउट ऑफ 100 ही होगा, उसका मतलब हो जाएगा 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जब भी कंसंट्रेशन टर्म दिया हो उसका आप इस तरह से लिख लेंगे तो आंसर बहुत आसान हो जाएगा। 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन हमने लिख लिया। तो देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलालिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास कितना है 40 into 1000 डिवाइड बाय WA, WA होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा ये देखो सॉल्यूशन का मास, ये हो गया सॉल्यूट का मास, तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो वो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये कितना आ रहा है देखो, 100/36 मोलालिटी सॉल्यूशन की हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा टर्म दिया उसको आप इस तरह से लिखिए कि कितने ग्राम के अंदर, या अगर W/V वाला टर्म हम पढ़ेंगे आगे तो वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, तो इतने ग्राम इतने ml के अंदर हो जाएंगे, वो हमारे पास एक्सप्रेस करने का एक और तरीका हो जाएगा।
चलिए ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। अगर मान लो रिवर्स अगर क्वेश्चन को आपको एक्सप्रेस करना हो तो भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है 20% W/W equals solution of glucose have density is equal to 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैरिटी। अब इस सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है बेटा? मोलैरिटी निकालनी। अब एक क्वेश्चन है कि परसेंटेज W/W दे दिया है, साथ में डेंसिटी भी दे दी है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस टर्म को मतलब देखो 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम सोल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमें डेंसिटी पता है, हमें चाहिए मोलारिटी। चलिए देखो, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? मोल ऑफ सोल्यूट, तो WB/MB 1000 अपॉन यहाँ पे टर्म होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। यहाँ पे वॉल्यूम हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, WB मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम पता है, MB मोलर मास ग्लूकोज का पता है 180, 1000 अपॉन बस वॉल्यूम का टर्म हमें नहीं पता, लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता है। तो एक तरीका तो क्या था, पिछले वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया, इससे आप क्या निकालते हैं? मोलालिटी, और मोलालिटी और डेंसिटी का यूज करके इससे पहले जो रिलेशन डिराइव किया था उससे आप मोलालिटी निकाल देंगे। और लंबा मेथड है। सिंपली 20 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन मैंने लिखा है, तो मोलारिटी गिवन मास मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। और मास ऑफ सॉल्यूशन देखो यहाँ पे लिखा है 100 एंड डेंसिटी इज 1.2, तो ये कितना हो जाएगा? 1000/12। देखिए 20 डिवाइडेड बाय कितना है, सॉरी मोलर मास ग्लूकोज का 180 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000/12, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 24/18। तो 4/3 विल बी दी मोलारिटी ऑफ दी सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास परसेंट का टर्म दिया हो तो उसका यूज हम इस तरह से करेंगे, तो उससे इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करेंगे अब। दैट इज परसेंटेज W/V या मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम। तो पहले वेट बाय वेट था, अब वेट बाय वॉल्यूम का टर्म हमारे पास हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज W/V निकालना है तो वही चीज, W मास ऑफ सोल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा, देखो बेटा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तो परसेंटेज W/V को लिखने का तरीका हो गया। अब अगर देखिए इसमें वॉल्यूम का टर्म है, मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गया। एक और चीज की अगर हम बात करें तो देखो मास ऑफ सोल्यूट है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ सोल्यूट या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया हमारे पास एक टर्म। अब इसी में अगर क्वेश्चन आता है, मान लो कि आपको बोल दिया 20% W/V aqueous NaOH solution is present, find मोलारिटी। अब की बार मोलारिटी निकालनी है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बेटा? 20% W/V को 20 ग्राम सोल्यूट इन, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, इन 100 ml सॉल्यूशन। देखिए फिर से, परसेंटेज W/V मतलब 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। आप ये बस लाइन लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। मोलारिटी गिवन मास अपॉन NaOH का मोलिकुलर मास 40,000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है? 100। तो हमारा आंसर आ गया, देखिए
20/4 दैट इज 5 मोलर या 5 मोल पर लीटर टू दी आंसर। ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया हमारे पास। अगर मान लो आपको परसेंटेज W बाई V निकालना हो कभी किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो आपको बोल दिया है 2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन is present, express this concentration in परसेंटेज W बाई V। आपको परसेंटेज W बाई V में इस टर्म को एक्सप्रेस करना है। तो देखिए फिर से वही करना है अपने को। अभी हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म क्या दे रखा है अपने को, 2 मोलर। तो 2 मोलर मतलब 2 मोल पर लीटर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ सोल्यूट, इसका टर्म का मतलब लिख रहा हूं मैं, इन मोलारिटी किसमें होती है 100 ml, सॉरी 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो देखो मोल ऑफ सोल्यूट आ गए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गए, यहां से मैंने इसको लिखा। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज W बाई V टर्म। तो मास ऑफ सोल्यूट, तो देखो सोल्यूट के तो मोल पता है अपने को, तो मास कितना होगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू यूरिया का मोलिकुलर मास 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कितना है 1000 इंटू 100, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना परसेंट हो जाएगा बेटा, ये 12% W बाई V। ठीक है। तो मोलारिटी को भी ऐसे लिख सकते हैं आप, मोलारिटी दी होती तो 2 मोल इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, उसको भी इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म है। एक और कंसंट्रेशन टर्म जो है हम यूज करते हैं दैट इज पीपीए। देखिए एक और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज पीपीएम, या उसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। देखिए बेटा ये भी वही मास परसेंट का ही कंसंट्रेशन टर्म है, पर वो 100% में हम निकालते हैं, फिर आउट ऑफ 100 हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे आउट ऑफ मिलियन। मतलब अगर पीपीएम किसी सॉल्यूशन का लिखना है तो वो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत बार क्या होने वाला है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट भी ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2 ppm, 2 ppm का मतलब तो क्या हो जाएगा 2 ग्राम सोल्यूट, 2 ग्राम सोल्यूट इन, यहाँ पे पहले कंप्लीट करते हैं, दैट इज मिलियन का आउट ऑफ 10 टू द पावर 6। तो 2 ppm का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2 ग्राम सोल्यूट इन, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 ग्राम सोल्यूशन अगर मैं लिख रहा हूँ। तो 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ग्राम सोल्यूट है। इट मींस मैक्सिमम क्या रहा होगा, सॉल्वेंट कितना रहेगा 10 टू द पावर 6 माइनस 2, मतलब ये ऑलमोस्ट सॉल्वेंट ही है, सोल्यूट का बहुत कम अमाउंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, या कहीं कहीं पे मास ऑफ, इसको सॉल्वेंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। और फिर से इसका भी वही एग्जांपल है, अगर आपको पीपीएम दिया है तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका इतने ग्राम सोल्यूट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल 5.55 ppm solution of CaCl2 is present. Find its मोलालिटी। अब हमें सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलालिटी एंड मोलारिटी, या मोलालिटी निकाल लो, या मोलालिटी, कोई भी एक चीज हमने इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है। तो 5.55 ppm का मतलब हो जाएगा 5.55 ग्राम CaCl2 इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। चलिए दैट इज 5.55 ग्राम CaCl2 इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट, या फिर हमसे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। राइट। तो अगर मुझे मोलालिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मोलालिटी के लिए हमारे पास देखो मास ऑफ सोल्यूट 5.55 डिवाइड बाय CaCl2 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो आएगा 111 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर 6।
तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे है, ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा देखिए 50 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 5 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन। सिमिलरली पार्ट्स पर बिलियन का भी एक टर्म होता है जिसमें 10⁹ का टर्म आ जाए। ठीक है, ये अभी तक हमने जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं, ये एक जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के तरीके थे। मैक्सिमम जो इस चैप्टर में यूज होगा वो मोलारिटी जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज करेंगे, और एक और टर्म यूज होगा दैट इज मोल फ्रैक्शन। आई होप कि मोल फ्रैक्शन आपको आता है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। देखिए बेटा, मोल फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है, मान लो आपके पास सॉल्यूशन में ए और बी दो चीजें प्रेजेंट है, ए सॉल्वेंट है उसके मोल मान लिए Na, बी सॉल्यूट है उसके मोल मान लिए मैंने Nb। तो इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब बी का जो है टोटल के रेस्पेक्ट में कितना मोल है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो हो जाएगा बी के मोल अपॉन टोटल दैट इज Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालना है तो ए के मोल अपॉन टोटल दैट इज Na प्लस Nb। ये हो जाएगा। हम जो आगे जाके पढ़ेंगे क्वेश्चन या जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसमें बोला जाएगा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन में जो Nb है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 मोल है और ये 1000, तो 2 अपॉन क्या होगा 1000 प्लस 2, मतलब 2 अपॉन 1000, और एक टर्म हो जाएगा हमारे पास, या तो आप 2 अपॉन 1000 बाई 1002 लिखे, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये 2 भी एलिमिनेट कर सकते हैं तो 2 अपॉन 1000, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर दिया होगा, ये तो मैंने एक बड़ा नंबर लिया था, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर दिया होगा उस केस में हम ये Nb को नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे वाले से, यहाँ पे इसको Nb को नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे वाले टर्म से। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। तो सॉल्यूट का इन्फ्रेक्शन को इसको लिख देंगे हम Xb, और सॉल्वेंट को लिख दिया मैंने X। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो Xa प्लस Xb इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ये ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन। जितने भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रेजेंट होगा मिक्सचर, उस सभी का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा 1। ठीक है, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट अगर लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दैट विल बी दी मोल परसेंट। चलिए नेक्स्ट एक और जो तरीका है उसके भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका, तो भी बता देता हूं मैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो होता है V, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा होगा आपके पास 10VH2O2, मतलब इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है 10। ठीक है, 5VH2O2 सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है बेसिकली हम कैसे निकाल रहे हैं, देखिए H2O2 अगर डिकम्पोज होता है तो उससे बनेगा H2O प्लस 1/2 O2 गैस। और इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करने का मतलब है कि अगर मान लो आप 1 लीटर H2O2 को एनटीपी पर डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब मैं लिख देता हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, on decomposition of 1 liter H2O2 at NTP और STP, टोटल जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल V लीटर ऑफ
O2 will be formed। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम V से लिख रहे हैं। तो हमारे पास अगर आप डिकम्पोज कर रहे हैं इसको 1 लीटर H2O2 को, तो जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उतने लीटर ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है एट एनटीपी से। ये इस टर्म का मतलब होता है। कहने का मतलब अगर इसका मैं 1 लीटर ले रहा हूं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है क्वेश्चन में गिवन है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर V है, तो इसका कितना लीटर बनेगा, V लीटर। तो अगर मुझे इसके मोल निकालने हैं एनटीपी पर, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय एनटीपी का फॉर्मूला हमने आज ही पढ़ा है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, इसके मोल हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, इसका हाफ मोल बनाने के लिए इसके 1 मोल रिक्वायर्ड है। इसका मतलब H2O2 के जो मोल रहेंगे वो O2 के मोल के जस्ट क्या हो जाएंगे, डबल। तो O2 के H2O2 के मोल हो जाएंगे 2 into V/22.4। अब ये जो टर्म है इसके जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे, एक तो इस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन होंगे फाइंड द मोलारिटी ऑफ H2O2। तो देखिए मोलारिटी ऑफ H2O2 अगर हम यहाँ पे निकालें तो वो क्या हो जाएगा, H2O2 के मोल, ये तो H2O2 के मोल है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कितना है 1 लीटर। इट मींस मोलारिटी ऑफ H2O2 हो जाएगा V डिवाइड बाय 11.2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मोलारिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। ये हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ का टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये याद हम रखेंगे। कभी भी जब भी क्वेश्चन हो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी हो तो मोलारिटी को इनटू कर दो 11.2 से, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हो मोलारिटी निकालनी होगी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2 हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो है इसको याद रखना है। और एक चीज याद रखनी है कि जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा उतने लीटर ऑक्सीजन गैस बनेगा एनटीपी पे जब हम 1 लीटर H2O2 का डिकम्पोजिशन करें। चलिए एक और चीज हम लिख लेते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखिए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में भी हम एक और रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन अभी हमने टर्म पढ़ा, तो मोलालिटी तो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और एक ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब सॉल्यूट के मोल तो मैंने लिख दिया सपोज NB। अब सॉल्वेंट का मास क्या होगा, अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट के मोल Na, तो वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें निकालना है WA, दैट विल बी Na into Ma। तो ये हो जाएगा बेटा देखो Na into Ma, और ऊपर हमारे पास कौन सा टर्म था 1000। अब मुझे अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बनाना है तो अगर मैं इस वाले टर्म को Na प्लस NB से डिवाइड कर दूं, इसको भी Na प्लस NB से डिवाइड कर दूं, तो हम बोल सकते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय Na प्लस NB, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, NB अपॉन Na प्लस NB इंटू 1000, ये ऊपर का टर्म हो गया, डिवाइड बाय Na इंटू Ma अपॉन Na प्लस NB। तो देखो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इंटू Ma। ठीक है, यही हमें पता है x से प्लस XB कितना होता है 1, तो x से को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XB। तो एक और रिलेशन लिख सकते हैं इसको, XB इंटू 1000 upon 1 minus xb into Ma, where Ma is the molecular mass of solvent। वो हम याद रखेंगे, Ma होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन रहा तो सॉल्वेंट विल बी वाटर, और उसका यूज करके हम सवाल सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ये दैट इज इक्वल टू मोलालिटी।
क्वेश्चन है फाइंड द मोलालिटी ऑफ aqueous glucose solution where mole fraction of H2O is 0.6। देखिए बेटे, अब यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन H2O मतलब सॉल्वेंट के दे दिए। अब यहाँ पे XP जो है वो तो किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो हमारे पास देखो X से दे दिया है क्वेश्चन में 0.6, तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4। तो मोलालिटी हो जाएगी XB इन 2000 अपॉन 1 माइनस XB, और XB की वैल्यू 0.4 इंटू एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, पानी, वाटर, राइट। ये कितना होगा देखो 400 डिवाइडेड बाय या इसको हम लिख सकते हैं 4000/6 इंटू 18। ठीक है, इसको हम और भी सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं, फिर सॉल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, बाकी के कुछ कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास बचेंगे, लाइक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बराबर आज हम बात करेंगे परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल, एक टर्म हमारे पास ये बचेगा। और एक और जो कंडीशन है हमारे पास कि जब हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी, या हम सॉल्यूशन के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है अपन अगली क्लास में डिस्कस करके देन वी विल स्टार्ट विद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, थैंक यू।